हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग पीएबीटी के सॉल्यूशंस, जेई के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द शो। तो पहला क्वेश्चन है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर आयरन फ्रेम रखी हुई है। जो फ्रेम ऐसे रखी हुई है तो ऊपर वाले लेयर पे सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे लगेगी और इस तरफ से लिक्विड का धक्का लग रहा है, इस तरफ से लिक्विड का धक्का लग रहा है। सरफेस टेंशन फोर्स इस दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन की तरह। तो नेट फोर्स ऑन दिस प्लेट इज जीरो। इस तरफ से और इस तरफ से फोर्स सेम लग रही है। उसने एक तरफ से कितनी फोर्स लग रही पूछी गई है। दैट इज द क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सो यहाँ पर देखें तो ये भी लेंथ जो दिखा हुआ है, इस पे फोर्स ऐसे लगती है, वो सरफेस टेंशन फोर्स स्ट्रेच करती हुई इसको दिखेगी। तो वो सरफेस टेंशन फोर्स कितनी हो जाएगी, इसका लेंथ है 2r, बिकॉज ये लेंथ डायमीटर दिया हुआ है 2r। तो सरफेस टेंशन फोर्स 2rt आएगी। वो आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं तो प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रही है वो आएगी टुवर्ड्स राइट। तो प्रेशर की वजह से फोर्स वेरी हो रही है, बिकॉज टुवर्ड्स बॉटम, टॉप से बॉटम लिक्विड का हाइट के साथ प्रेशर वेरी होता है। तो मैं एवरेज प्रेशर लिखना चाहूंगा या एवरेज फोर्स लिखना चाहूंगा तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपने सीखा होगा, प्रेशर ऑन टॉप प्लस प्रेशर ऑन बॉटम बाई 2 इंटू एरिया। एरिया में है 2r इंटू एच, ठीक है, ये तो लिख लो 2r इंटू एच। प्रेशर ऑन टॉप कितना है पी नॉट, बॉटम कितना है पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते अंदर, तो 2 कट जाएगा यहां से, 2 पी नॉट आर एच प्लस रो जी आर एच स्क्वेयर। ये एवरेज फोर्स हुआ ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर। तो एफ ऑन वन साइड, तो नेट तो जीरो हो गया, वन साइड कितना हो जाएगा, ये वाली फोर्स को पॉजिटिव, ये वाली फोर्स को नेगेटिव मान रहे। तो 2 पी नॉट आर एच प्लस रो जी आर एच स्क्वेयर माइनस सरफेस टेंशन वाली फोर्स, लेंथ कितना है 2r इंटू टी, 2r इंटू टी। सरफेस टेंशन फोर्स ओनली इंटरेक्शन पे आती है, तो यहाँ पर एयर वाटर इंटरेक्शन है वहां पर आती है। ओके, तो ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन बी से मैच हो रहा है, 2 पी नॉट प्लस रो जी आर एच स्क्वेयर माइनस 2r t। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Stream of water is flowing horizontal pipe of 15 meter per second, gushes out of the tube of cross section area, hits a vertical wall nearby, force exerted by। तो ऐसे स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा है और दीवार को टकरा के ऑब्वियसली रुक जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ए वी स्क्वेयर, है ना। इसका मोमेंटम टकराने से रेस्ट पे आ जाता है, तो इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम लिखते हैं माइनस फाइनल मोमेंटम जीरो होता है। तो रो ए वी स्क्वेयर आ जाता है। रो आपको पता है वाटर आ रहा है, इसमें तो 10 पावर 3 होता है। एरिया आपको दे दिया है 10 पावर माइनस 2, स्पीड दे दी है 15 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये 225 इंटू 10 आ जाएगा, तो 2.25 10 पावर 2 लिख सकते हैं, 10 पावर 3 लिख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Object of mass m weighs m1 in liquid of density d1 and m2 in liquid of density d2। m1 m2 आपका apparent weight है, तो आप apparent weight को लिख सकते हो, apparent mass को लिख सकते हो रियल मास माइनस buoyant force by gravity। तो buoyant force का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू ग्रेविटी। ऑब्वियसली वॉल्यूम कम्प्लीटली सबमर्ज है, तो वॉल्यूम तीनों में v आएगा। तो मैं apparent मास m2 को क्या लिख सकता हूँ, m1 को मास, एक्चुअल मास माइनस बॉयंट फोर्स अपॉन ग्रेविटी। बॉयंट फोर्स क्या है, लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डी, डेंसिटी d1 है, d1 इंटू वी अपॉन ग्रेविटी, ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरे को आंसर में ऑप्शन में दिख रहा है m1 d1 m2 d2 ऐसे ही दिख रहा है, तो मास m नहीं दिख रहा है कहीं पर, तो मैं m को हटा के मैं लिख सकता हूँ यहाँ से d इंटू वी, d इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस d1 इंटू वी। यहाँ से d माइनस d1
इंटू वी इज m1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते। सेम लॉजिक से एपरेंट मास m2 दूसरे लिक्विड में रखा गया, तो d माइनस डी टू इंटू वी इज m2, दोनों को डिवाइड कर लेते, तो m1 बाई m2 d माइनस d1 बाई d माइनस d2। आपको सारे आंसर m1 d1 m2 d2 के टर्म में, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, डेफिनेटली नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। सो आराम से इसको रीशफल करो, ये आंसर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A tank is filled up to a height of h and it is being emptied through a small hole at the bottom. Ratio of time taken of water level to fall from h to h by 2 and h by 2 to 0. तो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते, बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेते सारी चीजें। तो वाटर एम्प्टी हो रहा है ये ओपनिंग से, तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2, यहाँ से लिक्विड कॉलम घट रहा है कोई भी हाइट h से, ओके h से h1 होने वाला है ऐसा मान लेते हैं, ओके। तो आपका लिमिट्स वो एरिया ए, कैपिटल ए, ये कैपिटल ए है, इंटू डी एच बाई डी टी इक्वल टू विथ माइनस साइन बिकॉज हाइट घट रही है, इंटू स्मॉल ए इंटू वेलोसिटी होती है कोई भी समय पे √2gh, कोई भी टाइम हाइट पे √2gh वेलोसिटी है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एच बाई √2gh इक्वल टू माइनस ए बाई कैपिटल ए इंटू डी टी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन कर लो। आपका h से h1 होने वाला है, तो इसको इंटीग्रेट करने से आप देख सकते हो माइनस को से लिमिट को उल्टा कर सकता हूँ, लिमिट को उल्टा कर सकता हूँ। तो 1/√2g कॉन्स्टेंट है, 1/x का ln x होता है, तो √2g कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, h माइनस रूट ऑफ h माइनस रूट ऑफ h1, यहाँ पर माइनस ए बाई, माइनस को मैंने निकाल दिया है बिकॉज वहाँ लेके उल्टा लिमिट उल्टा कर दिया है, a बाई ए इंटू टी हो जाता है। तो आप t को देख सकते हो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ हाइट्स आ रहा है, t इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ से आप देख सकते हो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट h माइनस रूट h1, बाकी सब तो कांस्टेंट से रेशियो में कट जाने वाला है। तो आपका पहले कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, h से h बाई 2, देख अगले केस में h बाई 2 से 0, तो अगले केस में h बाई 2 की जगह 0 आएगा, यह h बाई 2 आएगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टाइम t1 t2 का रेशियो, t1 बाई t2 इक्वल टू रूट h माइनस रूट h बाई 2 बाई रूट h बाई 2 माइनस 0, रूट h कैंसिल हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो √2 माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, नीचे √2 कैंसिल, 0 के 0 हो जाएगा। तो ऐसा आंसर मेरा आ जाएगा, √2 माइनस 1 ऑप्शन सी से मैच हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, homogeneous sphere floats with half of its volume immersed in density 1 and second in liquid of density 2। तो दो लिक्विड से डुबाया गया है और इक्वली फ्लोट कर रहा है, ओके। दो लिक्विड से यहाँ पर इसका डेंसिटी है 0.8, इसका है 13.6, आपका स्पीयर आधा इसमें है आधा उसमें है, एग्जैक्टली आधा आधा है। तो इन इसके बॉइंट फोर्स इसकी बॉइंट फोर्स, दोनों की बॉइंट फोर्स इसको उठा रही है। तो वेट को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इंटू वॉल्यूम कितना है v/2 इंटू ग्रेविटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम बाई 2, आधा आधा वॉल्यूम इसलिए वॉल्यूम सबमर्ज। तो इससे आप देख सकते हो डेंसिटी इज d1 प्लस d2 बाई 2, d1 d2 आपको 13.6 और 0.8 दिया हुआ है। तो 14.4 बाई 2 7.2, वेरी इजी क्वेश्चन, 14.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो लिक्विड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर लिक्विड रो1 का लिक्विड दिया हुआ है, इसमें लिक्विड रो2 का दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि ये हाइट ऑफ लिक्विड अबाउट एनी कॉमन रेफरेंस लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, नहीं, बिकॉज आपको फॉर्मूला में बैलेंस करोगे तो ρ1gh1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2gh2 या ρ1h1 इज इक्वल टू ρ2h2, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h दिख रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन,
बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन, आना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 एंड 0.05 आर यूज्ड टू मेक ए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बना रहे हो, एक का 0.3 है, एक का 0.05 है, फोकल लेंथ कम है। आई पीस का जनरली कम होता है और ऑब्जेक्टिव का ऑलवेज बड़ा होता है। तो ये लेंथ आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर इमेज इनफाइनाइट बन रही, इमेज इनफाइनाइट बन रही है तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, तो फिक्स होता है। तो पहला इमेज फोकस पे बनता है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना रखूँ कि वापस इमेज इनफाइनाइट पे बन जाए, तो इमेज फोकल लेंथ जैसा होता है। तो यहाँ पर इस केस के लिए एफ प्लस एफ नॉट प्लस एफ ही आपका ट्यूब लेंथ हो जाता है। तो दोनों को ऐड कर दो, 0.35 दिख रहा है मेरे को आंसर में। तो अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 5 एंड सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट आई पीस इज 36। तो आपको फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो सेम कैसे, एल इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई 36 है, मैग्निफिकेशन होता है एफ नॉट बाई एफ ई इस केस के लिए, जो कि कितना दिया है 5। तो 5 एफ ई यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 6 एफ ई इक्वल 36, एफ ई इक्वल टू 6, एफ ई 6 हो गया तो बाकी का 30 एफ नॉट है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में आता है, सबको डेफिनेटली आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 35 ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर्स, assume the final image is at least distinct vision, then magnification produced is। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूलास में आपको m टोटल जो होता है वो m नॉट इंटू एम ई होता है। अब एम ई जो होता है दो केस से, नियर पॉइंट के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होता है डी बाई एफ ई, नियर पॉइंट जो डिस्टिंक्ट विजन बोला जाता है उसके लिए होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई। अब इस केस के लिए यही बोला गया, नियर पॉइंट या डिस्टिंक्ट विजन बोला गया। तो डी और एफ ई की वैल्यू दी हुई है, एफ ई कितना है 10, डी की वैल्यू तो आपको पता है 25 होती है। तो एम कितना है आपका टोटल 35 और एम नॉट अननोन है, ठीक है। एम ई कितना है 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी कितना है 25, एफ ई कितना है 10। तो ये 2.5 प्लस 1 3.5, 10 टाइम्स जाता है तो एम नॉट आ जाएगा 10। बट ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, बिकॉज ऑब्जेक्ट जब रखा जाता है ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस, ये आपका आई पीस। तो पहला इमेज जो बनता है ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है, सेकेंड इमेज एरेक्ट बनता है। नेट मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो पहला मैग्निफिकेशन तो डेफिनेटली नेगेटिव है। तो +10 -10 दोनों ऑप्शन में है। मोर एक्यूरेट आंसर इज -10 विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, -10 सही आंसर है। Astronomical telescope has an objective eyepiece of lengths 0.5 and 20 respectively. Magnifying power of the telescope is, लेकिन अभी पढ़ा हुआ है मैग्नीफाइंग पावर होता है एफ नॉट बाई एफ ई। तो 1 बाई एफ ई क्या हो जाएगा आपका पावर ऑफ आई पीस, और मैं इसको 1 बाय मतलब एफ ई तो है ही, और मैं इसको ऐसे लिख दूं नीचे 1 बाई एफ नॉट लिख दूं, तो ये ऊपर ही आ जाएगा। ये पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस है, तो दोनों के पावर दिए हुए, पावर ऑफ आई पीस बाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस। आई पीस का पावर है 20 और ऑब्जेक्टिव पीस का है 0.5। तो मेरा आंसर 40 दिख रहा है, तो 40 इज द राइट आंसर। अगेन है इजी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ 2 lenses 1.5 6.25, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 cm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25। तो सब कुछ दे दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, यू दे दिया। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए आप बेसिक से ही करेंगे जब सब कुछ दे दिया है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 cm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो वी नॉट निकालने के लिए यू नॉट कितना दिया -2, या वैल्यू ले लेते सिर्फ 2 इंटू एफ नॉट, या यू इंटू यू एफ बाई यू माइनस एफ होता है। तो यू की वैल्यू -2 लेना है, एफ की वैल्यू फोकल लेंथ ऑफ 2 lenses आर 1.5। 1.5 क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आई पीस इसमें बड़ा होता है जनरली, है ना। ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आई पीस बड़ा होता है माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में उल्टा होता है। तो एफ नॉट एफ ई दोनों दिए हुए हैं आपको, ये 1.5 दिया हुआ है डिवाइड बाई 1 एफ नॉट यू प्लस यू माइनस एफ, यू है -2 माइनस 1.5, ओके। तो ये -3.5 या 7/2, ये -3 हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस गया 7/2, 6/7 टाइप आ जाएगा, ओके। तो ये 6/7 टाइप वी नॉट आ गया। वी नॉट आ गया। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होता है, पहला इमेज यहाँ बना, ये वी नॉट है,
प्लस ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसका इमेज डिस्टेंस दे दिया, इसका इमेज डिस्टेंस कितना दे दिया आपको, इसका इमेज 25 पे बन रहा है, इसका इमेज 25 पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। तो v पता है, u अननोन है, f पता है, तो 1/v कितना है, 1/-25 प्लस 1/u जो आपको नहीं पता, आई पीस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस 1/6.25। इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आएगी ue, तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो आएगा वो v0 प्लस ue आ जाएगा, v0 प्लस ue आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो, ये 25/4 लिख सकते हो, 25 एलसीएम है, 4 - 1 3/25, सॉरी ये इधर ही आएगा, प्लस हो जाएगा 25 5/25 टाइप आ जाएगा। तो यूई आपको आ जाएगा 5/25 टाइप, 5 टाइप आ जाएगा। ओके, यूई कितना आ रहा है, 25/4 है, 4 ऊपर चला गया, 25 प्लस 1/25 26/25 25/6 टाइप आ जाएगा, 25/6 टाइप आ जाएगा, है ना। तो ये आपका वी आ जाएगा, 1/25 पे इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आई पीस का 6.25 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस। ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड करना है, uf -2 और 1.5 सही है, -2 1.5 -3.5 लेंस है ना, इसमें प्लस आएगा, सॉरी यहाँ इसलिए गलती होगी, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ -2 प्लस 3.5 सॉरी 1.5 हो जाएगा, लेंस है इसलिए। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको आंसर ये 0.5 हो जाएगा, माइनस के साथ ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 6 जैसा आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आएगा तो 1/UE इक्वल 1/6.25, ये 5 जैसा आ जाएगा, बिकॉज 25 UE जैसा आ गया 25/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 5 + 6 11 के आसपास आ जाएगा, तो आंसर 11 आ जाएगा, इसका आंसर 11 आ जाएगा। Unpolarized light of intensity 32 passes through 3 polarizers such that transmission axis of the first second polarizer makes 30 degrees with each other, and the transmission axis of the last polarizer crosses with the first one। तो सेकेंड वाला और थर्ड वाले के बीच में एंगल 60 हो गया, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड में 30 है, फर्स्ट और थर्ड 90 पे, तो सेकेंड और थर्ड में 60 डिग्री का एंगल है। इंटेंसिटी ऑफ फाइनल इमर्जिंग रे, वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहले पोलराइजर क्रॉस करने से आई जो है I0/2 हो जाएगा, P1 P2 ऐसा रखा हुआ है, इसको क्रॉस करने से I0/2 इंटू कॉस स्क्वेयर 30, कॉस स्क्वेयर 30 करने से 3/4 मतलब 3/8 हो जाएगा, 3I0/8। थर्ड पोलराइजर P3 क्रॉस करने से 3I0/8 इंटू कॉस स्क्वेयर 60 करना है, मतलब 1/4, तो 3/32 I0 आंसर हो जाएगा। I0 कितना दिया है 32, तो 3/32 इंटू 32, तो आंसर 3 आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Two beams of intensity having I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between them is π/2 होता है 90 डिग्री एट ए पे 90 डिग्री है, तो इंटेंसिटी एट ए निकालना हो तो आप क्या लिखोगे, I + 4I + 2 टाइम्स I इंटू 4I का रूट इंटू कॉस 90, ये टर्म तो 0 हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर आ रहा है 5I। इंटेंसिटी एट बी निकालने के लिए क्या डेटा दिया है, बी पॉइंट पे पाई का फेज डिफरेंस है, तो पाई लिख दो यहाँ पर, कॉस पाई कितना होता है -1, तो ये तो दोनों का सम 5I आया था, -2 टाइम्स रूट 4I है ना, I², तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 4, तो ये पूरा हो जाएगा I। आपको क्या पूछा है, रिजल्ट डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, तो IA - IB 5 - 1 5I - I 4I हो जाएगा,
तो 4i इसका ऑप्शन बी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। Light of intensity I is incident parallelly on a glass slab at point A, undergoes partial reflection and partial refraction as shown in the figure. Each reflection 25% of energy is reflected. मतलब यहाँ से कोई लाइट आए तो 25% रिफ्लेक्ट होगी, बाकी की 70% रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो ए बी और ए डैश बी, इंटेंसिटी एट ए बी, इसको मैं I1 बोल देता हूँ, इसकी इंटेंसिटी I1 कितनी हो जाएगी 0.25 I या I/4 बेसिकली, है ना। अब I2 के लिए यहां पर इसको I2 बोल रहा है, इसका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो I2 कैसे लिखोगे, देखो यहां गया 25% तो यहां गया 70%, 3/4 I, यहां गया रिफ्रैक्शन में अगेन 3/4 तो यहां गया 1/4, 1/4 ऑफ 3/4, 3/4 इंटू 1/4 I मतलब 3/16 हो गया। 3/16 में से 25% रिफ्लेक्ट हो गया, 75% ट्रांसमिट हो गया, तो I2 कितना हो जाएगा 3/16 I इंटू 3/4, 9/64 I। तो आपको इसका I मैक्स बाय I मिनिमम पूछा है, I1 I2 आपको दिख रहा है, तो I1 बाय I2 कितना हो जाएगा आपका, 4 नीचे गया 64 ऊपर, 9 नीचे आ जाएगा तो 16/9 आ जाएगा। तो I मैक्स बाय I मिनिमम अब आप इजीली कर सकते हो, √16 प्लस √9 बाई √16 माइनस √9 होल स्क्वेयर। तो 3 + 4 7 बाई 4 - 3 1, 7/1 का स्क्वेयर 49/1। ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बट टफ क्वेश्चन नहीं था। Mixture of light consisting of wavelength 590 and unknown wavelength eliminates Young's double slit experiment given two overlapping interference patterns on the screen. The center maxima both interfere or observe that third bright fringe of a known, third of known 3 into 590 lambda d by d, 3 lambda d by d equal to n lambda 2 d by d, lambda 2 निकालना है, d by d कैंसिल होता है, तो वो उसका फोर्थ मैच हो रहा है, इसका lambda 2 है, तो आप निकाल सकते हो 3/4 इंटू 590, तो आप देख सकते हो 600 होता तो ये 150, 150 इंटू 3 450 के आसपास, आंसर 442 बिकॉज 590 है तो थोड़ा सा कम आएगा, तो 442 इजीली आप कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया थॉट प्रोसेस वाला क्वेश्चन है। लाइट यहां से आई, यहां से जो लाइट पास हो रही है, two polarized A and B, unpolarized light is incident on A. Now both are rotated simultaneously by 180 degrees in the same sense of rotation such that every instant their path axis are always parallel. तो इसकी पास एक्सिस ये मान लेते हैं, ये पास एक्सिस अब घूम रहा है तो इसका पास एक्सिस भी ऐसे ही घूमेगा, तो जब पास एक्सिस घूम रहा है तो दोनों के पास एक्सिस ऑलवेज पैरेलल रहते हैं। तो अगर मैं सोचूं नहीं घूम रहा है, ये पास एक्सिस है, यहाँ से I0 आया, यहाँ I0/2 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी पास एक्सिस पैरेलल है, तो आंसर ऑलवेज I0/2 ही आएगा, अनलेस इसको मैं रोटेट करूं, इसको कुछ एंगल पे रखो इसके रेफरेंस में, तभी आपको I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता, वरना कॉस स्क्वायर 0 लिखो तो एक ही आंसर आता है, सेम आंसर आता है। तो इंटेंसिटी चेंज होती है, सेम रहती है, अगर दोनों सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं, दोनों का पास एक्सिस पैरेलल है, तो ऑलवेज वो पैरेलल रहेगा, तो ऑलवेज I0/2 बाहर आएगा, तो इंटेंसिटी कभी वेरी नहीं होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो बढ़िया क्वेश्चन है, रिमेन सेम इज द करेक्ट आंसर, रिमेन सेम इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, polarizer analyzer set is adjusted such that intensity at the output is 36% of the original intensity। तो बेटा पहला वाला P1 पोलराइजर, सेकेंड वाला एनालाइजर कहते हैं, इसको कुछ एंगल पे रखा होगा डेफिनेटली, तो यहाँ से I0/2 आया, यहाँ पर I0/2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, ये आपको 36% आ रहा है, मतलब 0.36 I0 दे रहा है, ओके। तो आपको बताना है कि ये कितना होगा, वैसा कुछ बोल रहा है ना, ये I0/2 ही होगा, 36% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, ओके। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी आई होगी उसका 36% है, तो ये आपका I0 cos स्क्वेयर थीटा आ गया
तो कॉस स्क्वायर थीटा 36 है, तो कॉस थीटा कितना हो गया 36/100 का रूट, मतलब 6/10 मतलब 0.6, मतलब थीटा कितना होगा इसका एक्सिस का 53 डिग्रीज पे होगा, मतलब 6 आता है 53 डिग्रीज पे, 53 डिग्रीज पे आता है। ओके assuming the polarized analyzer set is not to absorb any light, angle which analyzer is need to be rotated further to reduce the output intensity to 0। तो मैं इसको अगर इसके परपेंडिकुलर कर दूं तो बाहर कोई लाइट आएगी नहीं, तो परपेंडिकुलर करने के लिए कितना घुमाना पड़ता, 53 पे है, 90 करने के लिए और 37 घुमाना पड़ता, सो 37 शुड बी द आंसर। ऐसा ऑप्शन मेरा बी में मैच हो रहा है। इफ द दिस सेट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यहां से जो लाइट आई इससे पास हो ही नहीं सकती, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको इसको फर्दर 37 डिग्रीज रोटेट करना है, सो दैट इज द आंसर 37 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fraunhofer diffraction experiment, L is the distance between screen and obstacle, B is the size of obstacle and X is the wavelength of incident light। The general condition for applicability of Fraunhofer is, तो Fraunhofer में जो ओपनिंग होती है ये बहुत छोटा होना चाहिए और ये डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए d, और ये बड़ा होना चाहिए, तो a² सॉरी यस d इंटू लैम्डा, ये लेस देन 1 आना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ a की जगह b दिया हुआ है, d की जगह l दिया हुआ है, तो b² लैम्डा, b² लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क 16:1, तो मैक्सिमम मिनिमम की इंटेंसिटी दे दी, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स इज, तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम इज √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 होल स्क्वेयर। तो 16:1 का रूट यहाँ पर 4/1 हो जाएगा, ये रूट ऑफ I1 बाई I2 प्लस 1 बाई रूट ऑफ I1 बाई I2 माइनस 1। अब रूट ऑफ I1 बाई I2 क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो मैं इसको मैं A1 बाई A2 भी लिख सकता हूँ, यही पूछा गया। I1 बाई I2 का जो रूट होता है वही तो आपका A1 बाई A2 होता है, ठीक है। A1 बाई A2 का अभी के लिए मैं x मान रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कर लो 4x माइनस 4 और ये x 3x, 4x में से x निकल जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ पर 4 + 1 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 3/5 टाइप आ रही है, 3/5 टाइप आ रही है, तो 3/5 नहीं दिया तो इन्होंने उल्टा लिया है 5/3, है ना, आई मैक्स बाई मिनिमम लिया तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, तो 5/3 इज द राइट आंसर, बिकॉज A1 बड़ा होगा A2 से, इन्होंने ऐसा माना है, दैट्स ओके, इसको मैंने x मान के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो लाइट इज यूज्ड फॉर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, विड्थ दिया हुआ 0.6, येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स रेस। तो देखो डाइफ्रैक्शन दिखने के लिए तो विजिबल रेंज होनी चाहिए, एक्स रेज इज इन इनविजिबल रेंज, है ना, तो आपका ये फ्राउनहोफर कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा, d² बाय L लैम्डा, है ना, उसका लैम्डा तो बहुत छोटा हो गया, छोटा होने से b² बाय L लैम्डा सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, बिकॉज लैम्डा इज वेरी स्मॉल नाउ, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कोई डाइफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, नो डाइफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, large vessel having a small circular hole at the 1 mm at the bottom is filled with water up to what maximum height water can be filled to so as the vessel there is no leakage। अगर लीकेज नहीं होना है, यहाँ पर छोटा सा ओपनिंग है बॉटम पे, तो ये जो वाटर कॉलम उठा सकता है इसको मैं कैपिलरी मान सकता हूँ, कैपिलरी का हाइट का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं, हाइट इक्वल टू 2t cos थीटा बाई ρgr, अगर मैं यूज कर पाऊँ तो इसमें से मेरे को क्या क्या दिया हो देखो, सरफेस टेंशन दे दिया है, g दे दिया है, r वेरी वेरी स्मॉल, ओके,
सरफेस टेंशन दे दिया, लार्ज वेसल हैविंग वेरी स्मॉल होल ऑफ डायमीटर 1 mm, डायमीटर दे दिया, रेडियस दे दिया आपको, डायमीटर दे दिया तो रेडियस दे दिया है 0.5 mm। ओके, तो सरफेस टेंशन कॉस थीटा वाटर के लिए 0 होता है, थीटा की वैल्यू कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो 2 इंटू 7.5 10⁻⁻² डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ ग्रेविटी का 10, रेडियस है 0.5 mm, 0.5 इंटू 10⁻³ तो आप इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। अब देखो +3 -3 गया है ना, ये 0.5 5/10 लिख सकता हूँ, 10 ऊपर गया तो 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 5 हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, 15/5 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻² आंसर आ रहा है। तो -2 तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देगा, तो सेंटीमीटर में आंसर पूछा होगा इसमें, तो सेंटीमीटर में पूछा है तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। Water from a tap of emerges vertically downwards with a initial speed 1 and the cross sectional area is 10⁻⁴. Assuming the pressure is constant and throughout the flow and cross section is 0.15 meters below, नीचे कितना हाइट होगा? तो A1 V1 = A2 V2 लगाने को बोल रहा है, बट V2 कितना होगा, ये हाइट पूछी, आपको हाइट दे दी है 0.15 मीटर्स, तो V2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V1² दैट इज कितना है V1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2gh 2 ग्रेविटी 10 हाइट का 0.15। ओके, तो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 मतलब इसकी वेलोसिटी अच्छे से 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो A1 V1 = A2 V2, तो A2 की पूछी हुई वैल्यू, A1 दिया 10⁻⁴, V1 है 1, V2 है 2, है ना, 0.5 10⁻⁴, तो आपको क्या पूछा गया, 10⁻⁵, 5 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵ लिख सकता हूँ इसको मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। YDSC एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ m, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द पाथ डिफरेंस लैम्बडा, पाथ डिफरेंस लैम्बडा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4i, बिकॉज YDSC एक्सपेरिमेंट बोला गया तो इंटेंसिटी ऑफ द स्लिट्स इस सेम मानना है जब तक मेंशन नहीं है, तो I1 I2 I0 है, तो आपका रिजल्ट इंटेंसिटी 4I0 होगा जब पाथ डिफरेंस 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। दूसरा केस दिया λ/3, एट λ/3 डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू λ/3, तो 2π/3 मतलब 120 डिग्री, कॉस 120 होता है -1/2, तो I1 बोल रहा हूँ इसको, I2 जो हो जाएगा I0 + I0 + 2I0 इंटू -1/2 cos 120 का, cos 120 का -1/2, तो ये -I0 गया तो ये I0 आ रहा है, तो इसको इन्होंने बोला है कि m, इस इंटेंसिटी को इन्होंने m बोला है और इस इंटेंसिटी को उन्होंने m/n बोला है। तो बेटा ये 4I0 को कितने से डिवाइड करूं कि I0 आ जाए, या n की वैल्यू क्या आ जाएगी m/I0, और m है 4I0/I0 मतलब 4 आ जाएगा आंसर, तो मेरा आंसर इसका 4 आ जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको डायग्राम में दिख रहा है कि यहां से लाइट आई और ऐसे टकरा के ऐसे गई, दो लाइट रेस आ रही थी, ये दोनों यहां तक तो पैरेलल चली, यहां परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, इस पॉइंट को उन्होंने C बोला है, इस पॉइंट को O बोला है, इस पॉइंट को P बोला है, तो CO और OP एक्स्ट्रा पाथ चला, और रिफ्लेक्शन में फेस डिफरेंस आता है पाई का फेस डिफरेंस आने का मतलब पाथ डिफरेंस आता है λ/2 का, तो ΔX नेट जो हो जाएगा CO + OP प्लस रिफ्लेक्शन के कारण आया λ/2, रिफ्लेक्शन के कारण आया λ/2। अब CO OP कितना है, थोड़ा सा ज्योमेट्री पे जाना पड़ेगा, डायग्राम को थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। यहां परपेंडिकुलर है, ये 2θ है टोटल एंगल, ये P है, ये O है, ये C है, तो OP
कॉस 2 थीटा इज CP, है ना। हमको तो चाहिए CO। CO ये क्या है? OP cos 2 थीटा। CO क्या है? OP cos 2 थीटा है। तो मैं OP को कॉमन करूं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा यहां आ रहा है प्लस लैम्बडा बाई 2। ठीक है, अभी पर्टिकुलर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन द BP एंड रिफ्लेक्टेड रे OP इज। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए ऐसा पूछ रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मिनिमा बन रहा होगा लैम्बडा बाई 2 टाइप, है ना। n-2n-1 लैम्बडा बाई 2 टाइप बन रहा होगा। तो लैम्बडा बाई 2 वहाँ ऐड कर दो, इसको मैं इक्वेट कर दूं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होती है? 2n-1 लैम्बडा बाई 2 या 2n+1 लैम्बडा बाई 2, और नंबर आना चाहिए। तो एक लैम्बडा बाई 2 लिए जैसे प्लस लैम्बडा बाई 2, ये माइनस लैम्बडा बाई 2 कट जाएगा। तो मेरा कंडीशन में बचेगा क्या? OP cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 2n लैम्बडा बाई 2 ऐसा बचेगा। ठीक है, n लैम्बडा टाइप बचेगा। OP क्या है? अब OP को D के टर्म में लिखना है, बिकॉज आंसर में नीचे D दिया हुआ है। तो इस OP लेंथ को देखो यहाँ पर, तो ये भी एंगल थीटा है, तो OP cos थीटा इज D। तो OP cos स्क्वायर थीटा से आप इसको मैं लिख सकता हूँ OP का cos कंपोनेंट D हो जाता है। तो आपको cos थीटा पूछा है, तो इसमें से 2 टाइम्स OP cos थीटा को अलग कर देता हूं इंटू cos थीटा इक्वल टू n लैम्बडा। OP cos थीटा को D लिख सकते हो, तो 2D को नीचे ले आओ, यहां से मैं लिख सकता हूं cos थीटा इज n लैम्बडा बाई 2D। इन्होंने n इस 2D की जगह n दिया है। हम लोग कंडीशन में n लेते थे, नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन होती है। n को आप चाहे तो कुछ अलग मान लो अभी के लिए, वरना कंफ्यूजन होगा। ये n जो है नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या आ रहा है? ऊपर आ सकता है 1 2 3 4, नीचे आ सकता है 2D। तो नीचे तो डेफिनेटली 2 आएगा, ऊपर 1 आ सकता है, 2 लैम्बडा बाई 2D आ सकता है, 3 लैम्बडा बाई 2D आ सकता है, 4 लैम्बडा बाई 2D आ सकता है, सो ऑन। तो नीचे तो n की वैल्यू क्या है? 2D है, तो n की वैल्यू 2D है, तो n की वैल्यू 2 है। तो आंसर मेरा हो जाएगा इसका 2। आंसर हो जाएगा 2। तो नोट कर लो, आंसर हो जाएगा इसका 2। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का अच्छा सा यूज हुआ है इसके अंदर, और एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ कि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का फेस चेंज आता है, जिसकी वजह से पाथ डिफरेंस आता है लैम्बडा बाई 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान ऑफ अ डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन्ड ऑन ए फोकल प्लेन ऑफ लेंस, फोकल लेंथ 1 मीटर। फोकल लेंथ जो होता है वहीं पे इमेज बनती है, तो फोकल लेंथ ही आपका स्क्रीन डिस्टेंस हो जाता है ना। तो ये आपका ओपनिंग है, यहाँ पर डिस्टेंस फोकल लेंथ जितना है वो 1 मीटर है। L कैपिटल D जो है वो फोकल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, ये तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट जो है, यहाँ से थर्ड डार्क का जो लोकेशन होता है, Y थर्ड डार्क इज n लैम्बडा D बाई D। डार्क में n लैम्बडा D बाई D लिखना होता है, D बाई स्मॉल है, एक D की जगह A, YDC जैसा। तो यहाँ पर थर्ड है तो 3 लिख दो, तो 3 लैम्बडा D बाई A मस्ट बी इक्वल टू द Y कितना दे दिया? 5 mm, 5 इंटू 10 पावर -3। कैपिटल D दे दिया 1, तो इसका कोई रोल नहीं है। वेवलेंथ पूछा है क्या? वेवलेंथ दे दिया 5 10 पावर -7, तो 3 इंटू 5 इंटू 10 पावर -7। स्मॉल ए कितना दिया हुआ है आपको स्मॉल ए ही पूछा गया है, तो उसको इधर ले आओ। 5 कैंसिल हो गया, और -3 इंटू 10 पावर -4 मीटर्स आ रहा है, या 0.3 mm आएगा। आंसर में 0.3 mm आएगा। तो आपको इसमें एक लाइन लिखी है, लास्ट में पढ़ो, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। 0.3 को राउंड ऑफ करना हो तो 0 लिखना पड़ेगा आपको, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। आंसर हो जाएगा 0। 0.3 लिख के आएगा तो नेगेटिव मार्क है, याद रखना। आंसर 0.3 mm सही है, बट उन्होंने राउंड ऑफ भी लिखा हुआ है, तो राउंड ऑफ में तो आंसर 0 होना चाहिए। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।